हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो कि भारत की तरफ से सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला अपने तरीके का ये पहला मिशन है। ठीक है, तो आदित्य L1 जो है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सूरज का अध्ययन करेगा। और जो ये आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है ये सूर्य ही है, क्योंकि आदित्य L1 जो जा रहा है वो सूरज के अध्ययन के लिए जा रहा है। आदित्य का मतलब ही सूर्य होता है, सूर्य की पर्यायवाची भी आदित्य ही होती है। देखिए, इस तरीके का जो फिगर आप देख रहे हैं सामने, इस तरीके का फिगर आपने देखा होगा, या जो चित्र आप सामने देख रहे हैं कई जगहों पर देखा होगा। हमने तो बचपन में ये शक्तिमान में जब शुरुआत होता था तो उस समय हमने देखा इसे। बहुत ही रोमांचक लगता था ये दृश्य देखकर, जैसे वो स्टार्टिंग होता था। भारत वालों ने ये करने को अब ठान लिया है कि अब वो सूर्य तक भी पहुंच जाएंगे। उनका जो पिछला मिशन अभी 23 अगस्त को हुआ था, सफल हुआ था आपका चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 जो कि एक सफल मिशन था भारत का, और हम भारतीय लोगों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण था वो। तो इसी क्रम में आपका जो आदित्य L1 है वो आपका 2 सितंबर को भेजा जाएगा। ठीक है, 2 सितंबर को जो इसकी टाइमिंग है 11:50 AM पर आपको ये लॉन्च होते देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2 सितंबर 11:50 पर आपका आदित्य L1 लॉन्च हो जाएगा। जो इसको लेकर जाएगा उस रॉकेट का नाम आप जान लीजिए, PSLV है, PSLV। ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये रॉकेट आपका जो आदित्य L1 है इसे लेकर जाएगा। अब हम चीज़ों को एक क्रम के अनुसार देखेंगे कि कब क्या और कैसे होगा। तो ये जो हमारे पास ये चित्र है ये इसरो की साइट से हमने लिया है, और ये पूरी PDF है, एकदम पुस्तिका है। आप देख सकते हैं जो मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, आदित्य L1 मिशन द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये अपने तरीके का पहला मिशन है जो सूर्य पर जा रहा है भारत की तरफ से। ठीक है, बाकी चंद्रयान तो हमने सफल कर ही दिया है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं कि विभिन्न लोगो लगे हुए हैं। आदित्य L1 मिशन के नीचे फिर आपको वही चीज़ मिल जाएगी, दी फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया, आदित्य L1 मिशन। अभी एक एक चीज़ हम बताएंगे कि आदित्य L1 में L1 क्या है आपका, और इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या क्या होंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम सूर्य को यहाँ देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे PDF में क्रमानुसार दिया है हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। आवर सन इज़ द नियरेस्ट स्टार एंड द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। हम जानते हैं कि जो सूर्य है हमारा वो हमारे सौरमंडल का सबसे विशालकाय क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विशालकाय सदस्य। अगर हम सौरमंडल के सदस्यों की बात करें तो हमारे सौरमंडल में जो मुखिया है वो सूर्य ही है, और सूर्य सबसे विशालकाय है। ठीक है, बाकी आप देखते हैं इसके अतिरिक्त आपके पास ग्रहों की संख्या, ग्रह भी हैं, जिसमें आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। जो यम था आपका उसे अलग ही कर दिया गया, बौने ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये चीज़ें हैं। सूर्य के देखिए, द एस्टिमेटेड एज ऑफ सन इज अबाउट 4.5 बिलियन। जो सन की जो एज बताई जाती है, एस्टिमेटेड जो एज है इसकी वो 4.5 बिलियन बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य में एनर्जी तो आप जानते हैं कि काफ़ी रिलीज करती है सूर्य। तो जो सन है वो काफ़ी एनर्जी रिलीज करती है, और ये एनर्जी आती कहाँ से है, तो आपने हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा, जो कि पृथ्वी पर आप जानते हैं कि जो सबसे मतलब जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया अपनाई जाती है वो आपका क्या है, हाइड्रोजन बम। तो सेम प्रोसेस आपका सूर्य में भी चलता है, वहाँ पर भी नाभिकीय संलयन होता रहता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैसेज हैं वो मिलकर हीलियम के अणु बनाते हैं, और इस क्रिया में काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये होता है कि हाइड्रोजन आपका हीलियम में चेंज होता रहता है, और इसके कारण आपकी एनर्जी रिलीज होती रहती है, जो सूर्य के मतलब ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत क्या है कि आपका हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस दिया गया है सूर्य का वो पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है।
एंड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर सोलर सिस्टम। और ये हमारे सौरमंडल का जो है वो एनर्जी का स्रोत है। ठीक है, ये एनर्जी का सोर्स है आपके सौरमंडल का, या हमारे सौरमंडल का ये एनर्जी का सोर्स है, या जो ऊर्जा हमें मिलती है उसका स्रोत क्या है, सूर्य ही है। बाकी चीज़ें सूर्य के बारे में यहाँ पर दी गई हैं। टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए जो नाभिकीय संलयन में बताया था, उन्होंने कहा है कि एट दिस टेम्परेचर ए प्रोसेस कार्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो नाभिकीय संलयन होता है, उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये एनर्जी रिलीज होती है। और इसके अतिरिक्त द विजिबल सरफेस ऑफ द सन नोन एज फोटोस्फीयर इज रिलेटिवली कूल एंड हैज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो हमें सतह, सूर्य का सतह दिखाई देता है वो बहुत ही मतलब उसकी अपेक्षा जो जहाँ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है इसके कोर में, ठीक है, सूर्य के केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, उसकी अपेक्षा अगर हम सतह पर बात करें तो सतह उसकी अपेक्षा ठंडी है और यहाँ पर मात्र 5500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं, ये देखिए वाई स्टडी सन। ठीक है, हमें सूर्य का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य हमारे लिए या हमारे सौरमंडल के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है, ये बात सही है। अगर सूर्य एक भी दिन ना निकले तो जीवन का जो अस्तित्व है वो लगभग समाप्त हो ही जाएगा। तो सूर्य एक तरीके से हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है और इसका अध्ययन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी भी चलती रहती हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मान लीजिए जैसे स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट था आपका स्पेस एक्स का, जिसके सीईओ आपके कौन हैं, ये सीईओ जो हैं आपके एलन मस्क जी हैं, उनका एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट चलता है। तो उसके तहत उन्होंने 2022 में क्या किया था, 49 उपग्रह अंतरिक्ष मतलब पृथ्वी के कक्षा में भेजे थे। ठीक है, स्टारलिंक मिशन के तहत उन्होंने क्या किया था, स्पेस एक्स उनकी कंपनी है और 49 सैटेलाइट को इन्होंने लॉन्च किया था 3 फरवरी 2022 को। लेकिन क्या हुआ कि सोलर स्टॉर्म, ठीक है, सौर आंधियाँ चलती रहती हैं सूरज पर, सौर आंधियाँ चलती रहती हैं, उसकी वजह से इनके 40 सैटेलाइट ख़राब हो गए और करोड़ों का नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कब सौर आंधियाँ चलती हैं, उनके कारण क्या हैं, उनसे अगर हमें बचाव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जानना है। इसके साथ ही साथ वहाँ से आप देखते हैं कि तमाम तरीके के रेडिएशन भी आते रहते हैं, उन रेडिएशनों के बारे में अध्ययन करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, इतना टेम्परेचर आप धरती पर नहीं बना सकते हैं। हालांकि चाइना ने अभी कृत्रिम सूर्य बनाया था, लेकिन जो सूर्य का कोर है वो भी, उसमें भी विशाल टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो आप यहाँ जल्दी उसे नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम, जो हमारे पास प्रकृति ने हमें एक प्रयोगशाला एक तरीके से दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर आप इतना टेम्परेचर है, आप उसका अध्ययन करके जो चीज़ें यहाँ नहीं पता कर सकते हैं आप वहाँ पता कर सकते हैं। तो ये कारण है कि हम वाई स्टडी सन, हम सूर्य का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, द सन इज द नियरेस्ट स्टार एंड देयरफॉर कैन बी स्टडीड इन मच मोर डिटेल एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स। ठीक है, सूर्य हमारे सबसे करीबी सितारा है और इसका हम अध्ययन कर सकते हैं अपेक्षा करें तो दूसरे अन्य तारों के। ठीक है, चूँकि ये भी एक तारा है तो हम अन्य तारों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सूर्य का अध्ययन कर लें तो अन्य तारों के बारे में भी हमें काफ़ी जानकारियाँ मिल सकती है। ठीक है, दिस सन इज अ वेरी डायनामिक स्टार दैट एक्सटेंड्स मच बियॉन्ड व्हाट वी सी। It shows several eruptive phenomena and releases immense amount of energy in the solar system. If such explosive solar phenomena is directed towards the Earth, it could cause various types of disturbance in the near Earth space environment. वही चीज़ें मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर चूँकि सौर आंधियाँ होती रहती हैं, जो सूर्य है उसका मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होता है और मैग्नेटिक फील्ड में जब बदलाव होता है तो सूर्य की सतहों पर विस्फोट होते हैं और इन विस्फोट की वजह से प्लाज्मा, जो चूँकि सूर्य जो है प्लाज्मा स्टेट में है तो काफ़ी प्लाज्मा बिखर जाता है और वो जो प्लाज्मा होते हैं तो वो आपके जो पृथ्वी है इसके, अब चूँकि उनका तो क्षेत्र बहुत लंबा है, आपका सौरमंडल उनके कब्र में आता है, सूर्य के जो एरिया है उसके कब्र में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तभी वहाँ तक पूरा कवर किया हुआ है। तो एम तक उसका जो जाता है प्लूटो तक, तो वहाँ तक चीज़ें कवर करता है। तो यहाँ से जो प्लाज्मा विस्फोट होता है तो उनका हमारे
जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उन पर डिस्टरबेंस आ जाते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि स्टारलिंक के प्रोजेक्ट के तहत जो 49 सैटेलाइट भेजे गए थे उनमें से 40 खराब हो गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी नुकसान है। हमारे जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो सकते हैं। अगर इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो कम्युनिकेशन भी बंद हो जाती हैं, और हुआ भी है। ठीक है, भूतकाल में ऐसी क्रियाएं हुई भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए हमें सूर्य का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का स्रोत क्या है या कारण क्या है, सूर्य ही है। इसके अतिरिक्त वेरियस थर्मल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना ऑन द सन आर ऑफ एक्सट्रीम नेचर, दस द सन आल्सो प्रोवाइड्स अ गुड नेचुरल लेबोरेटरी ऑफ अंडरस्टैंड दोज फिनोमेना व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली स्टडीड इन द लैब। वही चीज़ें हमने आपको बताई कि जो चीज़ें हम प्रयोगशाला में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए प्रकृति ने हमें एक अच्छा सा प्राकृतिक प्रयोगशाला दिया है सूर्य के रूप में। हम वहाँ उन चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे। आदित्य L1 मिशन, फिर आपको वही लाइन आपको देखने को मिल जा रही है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया। द स्पेस वेदर, ठीक है, स्पेस के वेदर का भी हम स्टडी कर लेंगे। जो हमारा आदित्य L1 जाएगा तो वो जिस पॉइंट पर जाएगा वहाँ के आसपास के स्पेस वेदर को भी वो स्टडी करेगा। ठीक है, अबाउट आदित्य L1 के बारे में देखिए। आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन टू स्टडी द सन। सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए हमारा पहला मिशन है, भारत का पहला मिशन है। ठीक है, द स्पेसक्राफ्ट इज प्लान टू बी प्लेस्ड इन ए हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट L1। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट L1 को आप अभी ध्यान रखिएगा, हम आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये हेलो ऑर्बिट में, जैसा कि आप जानते हैं कि जब जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा गया था उसे भी लैग्रेंजियन पॉइंट पर ही रखा गया है। उसका कारण ये होता है कि वहाँ से चीज़ें स्पष्ट दिखाई भी देती हैं, और दूसरा है कि वहाँ ईंधन कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईंधन कम लगता है, और उससे जो आपके सैटेलाइट जाते हैं या कुछ और चीज़ें जाती हैं तो उन्हें ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो अपना काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए अर्थ से आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट पड़ जाता है, आपके पास धूल कण या बादल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जब आप स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ से चीज़ें, इन सारी बाधाओं से आप बाहर हो जाते हैं, परे हो जाते हैं, और वहाँ पर चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि लैग्रेंजियन पॉइंट जो है वहाँ पर जब आप आदित्य L1 जो जाएगा वहाँ पर जब स्थापित होगा तो वहाँ स्थापित होने से ये होगा कि जो L1 है वो 15 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। ठीक है, अभी इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो 15 लाख किलोमीटर दूर है, और जो आपका ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो होता है, उसमें मुख्य भूमिका होती है कि 3 लोग होंगे तभी कोई चीज़ यहाँ पर एक दूसरे को बाधा पहुंचाएंगे एक दूसरे को देखने में। तो एक को तो हम पीछे छोड़ा है, एक कौन, जो चंद्रमा है, तो वो 3 ही लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और हम 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर आकर बैठ गए हैं। हालांकि सूर्य से ये काफ़ी, सूर्य के बहुत करीब हम नहीं जा पाए हैं। ये एक तरीके से समझ लीजिए सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन हम जो बैठे हैं वो 15 लाख पर ही बैठे हैं। लगभग तकरीबन 1% पर ही हम यात्रा कर रहे हैं सूर्य, और इतने पर भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं सूर्य का। ठीक है, सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है, और हम मात्र जा रहे हैं 15 लाख किलोमीटर। तो ये एक तरीके से भारत की शुरुआत ही है, ऐसा नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें कि कोई ऐसा मिशन है जो सूर्य के किनारे तक पहुंचा हो, तो आपका जो एक सोलर पार्कर करके है, अमेरिका का मिशन है, ये सूर्य की सतह के सबसे करीब है। ठीक है, और ये कोरोना के अंदर भी जाकर इन्होंने इमेजिंग की है या चित्र वहाँ से लिए हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। दिस स्पेसक्राफ्ट इज प्लान टू बी प्लेस्ड इन ए हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा कि ये किस ऑर्बिट में है, तो हेलो ऑर्बिट में है अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट L1 ऑफ दी सन अर्थ सिस्टम। ठीक है, सन अर्थ सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर दो जो बड़े मासिव चीज़ें होती हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में लैग्रेंजियन पॉइंट बनता ही बनता है। लैग्रेंजियन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर चीज़ें संतुलित हो जाती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम आपको खींच रहे हैं और कोई दूसरा भी खींच रहा है, तो एक ऐसी जगह हो जहाँ पर ना हमारा ताकत आप हमारी तरफ आए और ना उसकी तरफ ही जाएं। एक बैलेंस की सिचुएशन बन जाती है, बैलेंस की स्थिति बन जाती है, उसी को हम लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं, और ये मैथमेटिक्स के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, अब देखते हैं व्हिच इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ए सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द L1 पॉइंट हैज द मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन। ठीक है, यहाँ पर रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो सूर्य है उसे हम कंटिन्यूसली देख सकते हैं बिना किसी बाधा के। अभी क्या है कि अगर हम पृथ्वी के से देख रहे हैं तो बीच में पता चला कि जिस दिन ग्रहण हो गया उस दिन तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा,
हालांकि उसका भी अपना एक अलग महत्व है कि ग्रहण के दरमियान भी काफ़ी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, आइंस्टीन की जो प्रकाश स्पेस टाइम कर्व होने की जो घटना थी वो भी हमें ग्रहण के दौरान ही पता चली कि सूर्य के पीछे कोई स्टार है, अगर उसकी रोशनी जो कर्व होकर आ रही है वो जाना तो सीधे चाहिए था लेकिन कर्व होकर अर्थ तक पहुंच रही है, तो ग्रहण के दौरान ही पता चला। तो उसका अपना एक महत्व है कि ग्रहण के दौरान भी ऑब्जर्वेशन चालू रहता है और पृथ्वी पर जिस दिन ग्रहण लगता है, अगर वो पूर्ण सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन तो वैज्ञानिकों की चांदी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसन विदाउट एनी ऑक्यूलेशन एक्लिप्स, यानी बिना कोई किसी ग्रहण के हम देख सकते हैं। ठीक, दिस भी प्रोवाइड ए ग्रेटर एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग दी सोलर एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूसली, और ये हमें एक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक स्थिति में रख देता है कि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकें। नेक्स्ट है आपका कि द स्पेसक्राफ्ट कैरीज 7 पायलट्स to observe the photosphere, chromosphere and the outermost layers of the sun, the corona using electromagnetic and particle detector। ठीक है, जो आपका ये आदित्य L1 जा रहा है वो 7 पेलोड लेकर जा रहा है। पेलोड क्या होता है कि अंतरिक्ष में अन्वेषण करने वाले उपकरण होते हैं। पेलोड किसे कहा जाता है? जो अंतरिक्ष में अन्वेषण करते हैं। तो 7 पेलोड को लेकर जा रहा है। अभी हम उनके नाम भी आपको बता देंगे कि कौन कौन से पेलोड हैं, लेकिन उन पेलोड को ले जाने का कारण क्या है? तो उन पेलोड को ले जाने का कारण है कि जो सूर्य का आपका फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जिसे हम कोरोना भी कहते हैं। ये बीमारी वाली कोरोना नहीं है, बल्कि कोरोना क्या कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है आपका सन का, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कोरोना कहते हैं। उसका हमें अध्ययन करना है। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे 7 पेलोड तो जा रहे हैं, लेकिन 7 में से 4 ही आपको रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सन का स्टडी करेंगे। बाकी 3 जो है वो लैग्रेंजियन पॉइंट जहाँ पर हैं, वहाँ पर उसके जो एटमॉस्फेयर है या वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो पार्टिकल निकल कर आ रहे हैं या आसपास के जो पार्टिकल हैं उनका वहाँ का वेदर क्या है, उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक, यूजिंग द स्पेशल वेंटेज point of L1, 4 pilots directly view the sun and the remaining 3 pilots carry out in the CO2 studies of particle and fluids at the Lagrange point L1। जो मैंने आपको बताया कि 4 जो हैं आपके सन के अध्ययन करेंगे, बाकी जो 3 बचेंगे वो लैग्रेंज पॉइंट पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, द सूट ऑफ आदित्य L1 pilots are expected to provide most crucial information to understand the problems of coronal heating, coronal mass ejection, pre-flare and flare activities। क्या क्या करेगा आपका वो समझाने, जो आपके जो पायलट्स हैं उनसे क्या अपेक्षा रखी जा रही है? तो उनसे अपेक्षा है कि वो प्रॉब्लम्स ऑफ कोरोनल हीटिंग के बारे में, कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा विस्फोट होता है उसके बाद वो फैल जाते हैं, वो वही आपका क्या होता है? कोरोनल मास इजेक्शन होता है। ठीक, फ्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बताएंगे और उनके गुणधर्मों के बारे में भी चीज़ों की जानकारी हमें देंगे। फिर आइए हम देखते हैं मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं आदित्य L1 को भेजने के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो आप देख लीजिए, आदित्य L1 को भेजने के उद्देश्य हैं अंडरस्टैंडिंग द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सीलरेशन, अंडरस्टैंडिंग इनिशिएशंस ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, फ्लेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर। ठीक है, उनका जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है वो क्या होता है? क्योंकि विस्फोट होते हैं सूर्य के सतह पर, और सूर्य की सतह पर विस्फोट क्यों होते हैं? तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें अगर थोड़ा सा भी मोड़ आता है या मुड़ जाते हैं या थोड़ा सा भी चेंजिंग आती है तो इसकी वजह से विस्फोट होते हैं, और वो प्लाज्मा स्टेट को, मतलब प्लाज्मा, चूँकि प्लाज्मा है तो प्लाज्मा को एकदम बाहर फेंक देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन। उसी का दुष्प्रभाव यहाँ आपको सैटेलाइट पर देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों का अध्ययन होगा। एक बात ये भी आप समझ लीजिए कि हम जान तो भले लें कि हाँ आ रहा है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयारी कर सकते हैं कि वो हमारे उपकरणों को नुकसान न पहुंचा सकें। टू अंडरस्टैंड कपलिंग एंड डायनामिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, टू अंडरस्टैंड सोलर विंड डिस्टर्बेंस एंड टेम्परेचर, एनिसोट्रॉफी। ठीक है, एनिसोट्रॉफी और क्या है? विंड डिस्टर्बेंस के बारे में हमें समझना है। किसके माध्यम से? आदित्य L1 के माध्यम से। ठीक है, आदित्य L1 साइंस पायलट्स। अभी यहाँ पर आपको पायलट के बारे में बताया गया कि क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 7 पायलट जाएंगे। 7 पायलट में आपका क्या है? विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है, जिसे VELC भी कहेंगे, स्टडी द सोलर कोरोना एंड डायनामिक्स ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन। ये क्या करेगा? VELC क्या करेगा? कोरोना का, और क्या करेगा? कोरोनल मास इजेक्शन को अध्ययन करेगा। ठीक, द सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे SUIT कहते हैं। पायलट इमेज द सोलर फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इन नियर अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, ये क्या करेगा? फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का इमेजेज लेगा वहाँ पर। एंड आल्सो मेजर द सोलर रेडियंस वेरिएशन इन नियर UV, और अल्ट्रावायलेट के पास उसके क्या क्या बदलाव होते हैं,
बदलाव होते हैं, वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, उन चीज़ों का भी अध्ययन करेगा, उनको भी मापेगा। ठीक है, 2 हो गए आपके। एक तो हो गया आपका क्या, एक आपका हो गया VELC, एक आपका हो गया SUIT। ठीक, तीसरा है आपका द आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX। ठीक है, एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। ठीक है, ये 4 हो गए। ये 4 क्या करेंगे, इन्हें हम रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं, रिमोट सेंसिंग पायलट भी कहेंगे। ये क्या करेंगे, सूर्य का अध्ययन करेंगे। ठीक, अब बचे हमारे पास 3 पायलट। वो 3 क्या करेंगे, लैग्रेंजियन पॉइंट जहाँ पर है उसके आसपास का अध्ययन करेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो पार्टिकल निकलेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, द सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, द सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे SOLEXS एंड द हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये भी आपका रहेगा साथ में। L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS स्टडीज द एक्सरे फ्लैश फ्रॉम द सन ओवर ए वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज। ठीक है, वो एक्सरे का अध्ययन करेगा जो कि आपका लो एनर्जी एक्सरे का है और हाई एनर्जी का है। ठीक है, इनके रेंज में अध्ययन करेगा वो। द मैग्नेटोमीटर पेलोड इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड एट L1 पॉइंट। जो मैग्नेटोमीटर है, ठीक है, जो मैग्नेटोमीटर रहेगा वो L1, जो लैग्रेंजियन पॉइंट है L1, वहीं पर रहकर वो वहाँ के वातावरण में जो मैग्नेटिक फील्ड, इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड है, अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र है, उसका अध्ययन करेगा। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि कौन से उपकरण कहाँ पर बने हैं। VELC इंस्ट्रूमेंट है, जो VELC इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ डेवलप किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर में। SUIT जो है इंस्ट्रूमेंट एट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में तैयार किया गया है। ये कहाँ है आपका, पुणे में। एक आपका बेंगलोर में तैयार किया गया, एक आपका पुणे में तैयार किया गया। ASPEX इंस्ट्रूमेंट एट फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद में तैयार किया गया है। पापा पेलोड एट स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में तैयार किया गया है। सोलेक्स एंड HEL1OS पेलोड्स जो है एट द UR राव सैटेलाइट सेंटर, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में तैयार किया गया। एंड द मैग्नेटोमीटर पेलोड एट द लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बेंगलोर में तैयार किया गया है। फिर क्या है, ऑल द पेलोड्स आर डेवलप्ड विद द क्लोज कोलाबोरेशंस ऑफ वेरियस सेंटर्स ऑफ इसरो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भारत में तैयार किए गए हैं, यानी ये पूरी तरीके से ये भी आपका स्वदेशी है। आदित्य L1 मिशन के बारे में आप ये देख सकते हैं। ये आपका क्या है, उपकरण है पूरा। इसमें कहाँ क्या, 7 पेलोड हमने आपको बताए थे, 7 आपके लगे हुए हैं। SUIT भी है आपका, VELC भी है, पापा भी है, मैग्नेटोमीटर भी है, सोलेक्स भी है आपका, HEL1OS भी है आपका। ठीक है, तो ये पूरा उपकरण आपका लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इसे। फिर क्या है, लैग्रेंज पॉइंट्स जो है आपका, हमने कहा था इस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई चीज़ है उसे पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो अगर हम बाहर निकलते हैं तो पृथ्वी से, तो सूर्य का भी अपना आकर्षण बल होता है, सूर्य भी अपनी तरफ खींचेगा। तो मान लीजिए कि कोई बिंदु है ऐसा जहाँ पर सूर्य भी किसी वस्तु को खींच रही है और पृथ्वी भी खींच रही है, लेकिन वो किसी तरफ भी जा नहीं रहा है, यानी एक तरीके से संतुलन की स्थिति बन गई है। अगर हम इसे विज्ञान की भाषा में कहें तो जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, चाहे वो सन का हो चाहे वो अर्थ का हो, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, वहाँ पर वो स्थिर हो जाती हैं चीज़ें, और एक तरीके से वहाँ पर आप कम ईंधन में भी अपना काम चला सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। फॉर ए टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम द लैग्रेंज पॉइंट्स आर द पोजीशन इन स्पेस वेयर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट टेंड टू स्टे ए पुट देयर। अगर वहाँ पर कोई चीज़ रखी जाती है तो वो रुकने की तरफ अग्रसर होता है, रुकने की अवस्था की तरफ अग्रसर होता है। These points in space for a two-body system such as Sun and Earth can be used by spacecraft to remain at this position with reduced fuel consumption। तो वहाँ पर हम अगर अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं तो वहाँ जो उस पोजीशन में क्या होता है, फ्यूल कंजम्पशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, घट जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैग्रेंज पॉइंट पर कम हो जाता है। पहले तो लैग्रेंज पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर ना सूर्य की चलेगी ना पृथ्वी की चलेगी।
ठीक है, वहाँ पर दोनों के गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाते हैं, मतलब इधर का खिंचाव उधर का खिंचाव, दोनों तरफ का खिंचाव बराबर हो जाता है, तो वहाँ पर वस्तुएं स्थिर होने की अवस्था की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। अगर टेक्निकली बात करें, टेक्निकली एट लैग्रेंज पॉइंट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू लार्ज बॉडीज इक्वली नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम। ठीक है, वहाँ क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। फॉर टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम देयर आर टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट डिनोटेड एज L1, L2, L3, L4 एंड L5। ठीक है, तो अगर हम पृथ्वी और सूर्य की बात करते हैं तो वहाँ पर गणितीय अन्वेषण के द्वारा ये निकाला गया है, या गणितीय गणना के द्वारा निकाला गया है, 5 लैग्रेंज पॉइंट को निकाला गया है जहाँ पर कम ईंधन में भी अपना काम चला सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर सूर्य के आकर्षण और पृथ्वी के आकर्षण में बराबर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वहाँ पर वस्तुएं स्थिर होने की अवस्था की तरफ अग्रसर होती हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब आप समझ सकते हैं कि द लैग्रेंज पॉइंट L1 जो है वो क्या है, लाइज बिटवीन सन अर्थ लाइन, यानी सूर्य और पृथ्वी की जो रेखा मिलती हुई जाती है उसके बीच में आपका L1 पड़ता है। और ये जो डिस्टेंस है L1 का वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस, यानी अगर 15 करोड़ किलोमीटर हम ये मानते हैं कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी है, और वास्तव में यही दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, तो हम जो अपना स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं आदित्य L1 वो 15 लाख किलोमीटर पर जा रहा है। इसका मतलब 1% दूरी पर ही जा पा रहा है, और वहीं हमें स्थिर भी करना है L1 के लिए। हालांकि हमने जो डिज़ाइन किया है स्पेसक्राफ्ट का आदित्य L1 का वो 5 लैग्रेंज पॉइंट के लिए तैयार किया है, लेकिन हम इसे भेजेंगे L1 की तरफ, क्योंकि L1 क्या है कि L1 सूर्य की तरफ है, और जो भी चीज़ें आती हैं सूर्य के जो विंड आती हैं या सोलर विंड आती हैं या मास इंजेक्शन होता है, मास इंजेक्शन जो होता है वो भी आपका इसी रास्ते से होकर आती हैं, तो इस पर अध्ययन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन ऑफ द लैग्रेंज पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। देखिए ये आपके अर्थ है, अब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ये आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ से हमने ये देखिए L1 आपको यहाँ दिख रहा है L1, तो L1 ही वो पॉइंट है जहाँ पर हमने स्पेसक्राफ्ट को हमें भेजना है, और ये है आपका सन। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपका कोई भी जो प्लेनेट है वो जो कक्षा में चक्कर लगाता है वो एलिप्टिकल होता है। ठीक, तो जो 15 करोड़ किलोमीटर कहा जाता है वो एवरेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक उसमें आपके पास जो इलेक्ट्रिकल पाथ होता है उसमें देखिए इस तरीके से होते हैं, 2 फोकस होते हैं, किसी एक फोकस पर आपका सूर्य होता है, तो मान लीजिए अर्थ यहाँ पर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस देखें तो दोनों में डिफरेंस है, तो इसका हम एवरेज निकालते हैं, तब जाकर सर्कुलर एक इमेजिन हम कर सकते हैं, सर्कुलर है, और वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एवरेज 15 करोड़ किलोमीटर है, और जो आपका L1 है वो 15 लाख किलोमीटर पर है। सूर्य आपका 15 करोड़ किलोमीटर है और L1 क्या है 15 लाख किलोमीटर। ठीक, तो इतना मतलब पृथ्वी से इतनी ही दूरी पर हम भेज पा रहे हैं, अभी L1 पर हम भेजेंगे। और L1 पर रखने का मतलब है, देखिए ये सूर्य की तरफ आपका गया है और L1 पर रख दिए हैं, तो ये क्या है कि देखिए चंद्रमा इधर ही निपट गया 3 किलोमीटर पहले ही, तो अब L1 से अगर वो सूर्य का स्टडी करेगा या सूर्य का अध्ययन करेगा तो बीच में चंद्रमा के आने की प्रायिकता शून्य है, चंद्रमा नहीं आ सकता है क्योंकि ये उसको पार करके आ गया है। ठीक, आपका L2 यहाँ पर है, L4 है, L5 है, L3 है, ये 5 पॉइंट आपके पता किए गए हैं जहाँ पर आपका सूर्य और पृथ्वी दोनों के जो बल होते हैं वो बराबर समय और समय हो जाते हैं। ठीक, तो ये लैग्रेंज पॉइंट है और इसकी की तरफ L1 की तरफ आपके जो भेजा जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चक्कर लगाएगा हैलो ऑर्बिट में लगाएगा, देखिए इस तरीके से लगाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप जो गया था वो भी इसी तरीके से करता है। हैलो ऑर्बिट इंसर्शन इन L1, देखिए जो डिस्टेंस है L1 का वो आपका ये अर्थ है, यहाँ से क्या है 1.5 मिलियन किलोमीटर या कह सकते हैं 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट ट्रांसफ़र। ठीक है, यहाँ से जाएगा आपका और ये आपका हैलो ऑर्बिट में ये चक्कर लगाएगा। वाई स्टडी सन फ्रॉम स्पेस, इस पर हमने चर्चा कर ली कि जब हम वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे L1 पॉइंट से देखेंगे या जब हम स्पेस से सन का अध्ययन करेंगे तो हम उन बाधाओं से दूर हो सकते हैं जो पृथ्वी पर आ सकती हैं। ऐसे मान लीजिए कि जब रेडिएशन काफ़ी मात्रा में निकलता है तो
वो रेडिएशन आता तो पृथ्वी पर है, लेकिन होता क्या है कि पृथ्वी का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और इस वजह से वो ध्रुवों की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे वहाँ से पार्टिकल जो निकलते हैं वो आपके पास 4 पार्टिकल, चाहे प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही आते हैं वहाँ से, और वो क्या होते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करते हैं तो ध्रुवों पर ही वो जाकर चले जाते हैं। इसीलिए आप दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर आप रंगीन वर्षा देखते हैं, एक तरीके से रंगीन वर्षा टाइप का वहाँ पर लगता है। वर्षा होती नहीं है, रंगीन प्रकाश की किरणों की वर्षा होती है वहाँ पर। तो वो क्या होता है, आयनाइज चार्ज पार्टिकल होते हैं जो सूर्य से आते हैं, तो वहीं पर वो चले जाते हैं। तो पृथ्वी पर उन चीज़ों को हम पा नहीं सकते, तो हम उनका अध्ययन भी नहीं कर सकते। इसलिए हम स्पेस में जाएंगे तो हम पहले ही देख लेंगे कि भैया कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हें यहीं पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे निकल जाना। तो ये काम हम स्पेस से ही कर सकते हैं, ना कि हम पृथ्वी पर बैठकर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है कि इज आदित्य L1 एक कंप्लीट मिशन टू स्टडी द सन। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कंप्लीट मिशन तो नहीं है एक तरीके से, लेकिन ये भारत की तरफ से तो एक शुरुआत की गई है, क्योंकि और भी मिशन काफ़ी पहले से वहाँ पर कार्यरत हैं और हमसे आगे भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे अगर हम बात करें तो ये हमारी ताकत को भी दिखाता है कि हम देखिए सौर मिशन को संचालित कर रहे हैं। अभी तक पूरे विश्व में 3 देशों ने ऐसा किया, अगर हम सफल होते हैं तो हम चौथे देश हो जाएंगे। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय एजेंसीज ने ही इन कारनामों को किया है। हालांकि अमेरिका के जो उपग्रह हमने अभी बात किया था, सोलर पार्कर जो है, वो सूर्य की सतह के सबसे करीब ही चला गया है। हम तो अभी 15 किलोमीटर दूर पर ही बैठे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कि तकनीकें हमारे पास भी आ रही हैं, हम उन चीज़ों का भी विश्लेषण कर सकते हैं। हमें दूसरों पर निर्भरता कम करनी है और हम उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं कि हम निर्भरता अपनी कम भी कर रहे हैं दूसरों की तरफ से। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो जो पहले आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले इन मिशनों को किया, तो समय के साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, और जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आज हम उन नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ वहाँ पर जा रहे हैं। भले ही वो मिशन जो है वो अभी उतनी दूरी का नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है, तो हम उन चीज़ों का बेहतर से अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि ये कंप्लीट मिशन है तो हम अभी कह सकते हैं नहीं, ये कंप्लीट मिशन नहीं है। इसके अतिरिक्त आइए हम पेलोड्स के कुछ चित्रों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी PDF आपको इसरो के वेबसाइट से मिल जाएगा। इसको भी हम देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन, द फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन टू अनलॉक द मिस्ट्रीज ऑफ द सन। ठीक है, जानकारी खुशी होती है कि हम उन चीज़ों को करने जा रहे हैं जो हालांकि दुनिया के कुछ देशों ने पहले कर लिया है, लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे और नए तकनीकों के साथ करेंगे, अपने स्वदेशी क्षमता का पूरा प्रयोग करते हुए करेंगे। तो ये आप चित्रों को देख सकते हैं। डिस्टेंस देखिए, ये आपका सन है, इस पर देखिए स्टार, सौर आंधियाँ भी उठती रहती हैं। सौर आंधियाँ उठने का क्या कारण है, तो सूर्य के भीतर से ताप निकलती है, ये आप जानते हैं, उससे गर्म हवाएं चलती हैं और इसे सोलर विंड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और ये सौरमंडल में ये अपने जो प्लूटो है इससे भी आगे तक निकल जाते हैं, इनकी जो लिमिट है उससे भी आगे तक ये सोलर विंड निकल जाते हैं। और हालांकि यही सोलर विंड जब आपके कभी कभी होता क्या है कि आइनोस्फीयर में आ जाते हैं, और आइनोस्फीयर में साधारणतः तो रुकते नहीं, मतलब वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन होता क्या है कभी कभी कि अगर ज़्यादा तेज़ी से आ गए हैं तो ये उसको भी चार्ज कर देते हैं, जो आपका आइनोस्फीयर है उसे भी चार्ज कर देते हैं, और इस वजह से क्या होता है, शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ठप हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी दुष्प्रभाव हैं और इन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है, इनके कारणों का पता लगाना है। हम रोक तो नहीं सकते सौर ज्वालाओं को या फिर सौर आंधियों को, लेकिन हम अपने उपकरणों का बचाव कर सकते हैं। ठीक, डिस्टेंस आपको दिया गया है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, अबाउट 4 टाइम्स फर्दर देन द मून। ठीक है, 1.5 मिलियन, ये हमें बताया जा रहा है कि आदित्य L1 को हमें जहाँ भेजना है वो 15 लाख किलोमीटर है, 15 लाख किलोमीटर दूर हमें भेजना है। हमने अभी चंद्रमा पर जो उतारा है, कितना उतारा है, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर हमने उस लैंड कराया था। तो इसका लगभग 4 गुना है ये आपका। ठीक है, 4 गुना, 3,84,000 किलोमीटर से 4 गुना है, और वहाँ पर हमें अपने इस स्पेसक्राफ्ट को पहुँचाना है। टाइम जो लगेगा वो 4 महीने का लगेगा। ठीक है, 4 महीने का समय लगेगा। स्पेसक्राफ्ट क्या है, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर प्रोब है। ठीक है, आदित्य L1 के बारे में हमने देख ही लिया है। ये आपके सूर्य का एक इमेज है, आप इसमें देख सकते हैं कैसे कैसे विस्फोट होते हैं।
इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए मास इजेक्शन का सबसे बेहतरीन चित्र ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आपका मास इजेक्शन हो रहा है। ये प्लाज्मा जब विस्फोट होता है तो ये प्लाज्मा फैल जाता है पूरा, तो ये मास इजेक्शन है। जिस स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 का आप फिगर देख लीजिए, डिप्लॉयड भी हुई है आपका। इसके अतिरिक्त आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में हमने आपसे चर्चा की। लैग्रेंज पॉइंट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से एनिमेटेड करके दिखाया गया है। ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है, और ये मून का क्या है, ऑर्बिट है। इसके आगे हम यहाँ पर रखेंगे और ये L1 हेलो ऑर्बिट में ये चक्कर लगाएगा, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर हम रखेंगे और यहाँ पर हेलो ऑर्बिट, ये ध्यान रखिएगा कि हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 15 लाख किलोमीटर। अगर हम कुल सूर्य से दूरी का अगर रेशियो निकालें तो 1% ही है मात्र। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं जो अन्य लैग्रेंज पॉइंट है वो सारे आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ट्रेजेक्ट्री टू L1 उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। ये आपका फिगर है ट्रेजेक्ट्री का। जो आपके मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या उद्देश्य क्या हैं इन चीज़ों के, तो आपको हमने बता दिया कि क्या क्या उद्देश्य हैं जो उपकरण जाएंगे उनका, मतलब जो आपका आदित्य L1 है उसका उद्देश्य क्या है वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, क्या क्या अद्वितीयता है ये आप देख सकते हैं। जो पेलोड यहाँ पर आपके गए हैं, जो जैसा कि हमने आपको बताया था 7 पेलोड गए हैं, उनमें से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। VELC है आपका, शूट है आपका, सोलेक्स है आपका, HAL-10S है, एस्पेक्स और पापा है, मैग है। ये आपके 7 पेलोड्स हैं जो जाएंगे, और इन पेलोडों के ये आपके चित्र हैं। VELC पेलोड wrapped in multi-layer insulation, SHOOT is an UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range में ये क्या करेगा, आपका इमेज लेगा। SHOOT पेलोड है आपका। सोलेक्स पेलोड है आपका। HAL-1OS है आपका। HAL-1OS is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in the high energy X-ray। सारे पेलोड्स के बारे में बताया गया है कि कौन सा पेलोड क्या काम करेगा। The एस्पेक्ट्स पेलोड comprise 2 सब सिस्टम स्विच एंड स्टेप्स। स्विच और स्टेप्स मिलाकर आपका क्या होता है, एस्पेक्ट्स आपका बना है। स्विच क्या करेगा, सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर इसका पूरा नाम है। ये लो एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर डेट इज डिजाइन टू मेजर द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ द सोलर विंड। ये क्या करेगा, लो एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर है, और ये आपका प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जो है सोलर विंड में, जो हमने आपको बताया जो सौर आंधियाँ उठती हैं उसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है, उनके बारे में ये अध्ययन करेगा। स्टेप्स क्या है आपका, सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है। इज ए हाई एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर डेट इज डिजाइन टू मेजर हाई एनर्जी आयंस ऑफ द सोलर विंड। ये हाई एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर है, और वो क्या करेगा, आपका जो सोलर विंड की हाई एनर्जी आयंस होते हैं उनको मेजर करेगा। पापा पेलोड है यहाँ पर। पापा इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड सोलर विंड्स एंड इट्स कंपोजिशन एंड डू मास एनालिसिस ऑफ सोलर विंड्स आयन। आदित्य L1 का ये आपका पेलोड है, इसको हमने ऊपर के इमेज में अभी दिखाया है। मैग्नेटोमीटर है आपका, मैग पेलोड। ये आपका लैग्रेंज पॉइंट पर रखा जाएगा, वहाँ के आसपास के जो मैग्नेटिक एरियाज हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल हैं उन सारे, और मैग्नेटिक एरिया हैं जो, उनका अध्ययन करेगा। किससे लॉन्च होगा, तो लॉन्च होगा आपका PSLV XL से। ठीक है, PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके साथ ही ये समाप्त होता है इनका PDF। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा मिशन क्या है और क्या क्या अध्ययन करेगा, किन किन उपकरणों का प्रयोग किया गया है, और कैसे हमारे सामने बाधाएं, और भारत विश्व में एक उभरती शक्ति के रूप में कैसे आएगा आगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।